तो स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो 5000 की बेस्ट साइंस की सीरीज कर रहे थे उसमें हमारा पार्ट नंबर 5 वीडियो है और हमने आपकी एनर्जी पावर की थ्योरी पहले ही देख ली थी। इस वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी और पावर से जो भी न्यूमेरिकल आपके लेटेस्ट एग्जाम में आए थे उनको। अब दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि आपका एनर्जी एंड पावर से आपके लगभग 100 क्वेश्चन ग्रुप डी आपके 2018, एनटीपीसी 2015, एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी थी 2018 में उसमें लगभग 100 क्वेश्चन आपके आए थे, लेकिन उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट थे और उनमें से मैंने आपके 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इन 30 क्वेश्चन को इस प्रकार से सेलेक्ट किए हैं ताकि आपका कोई भी किसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो मिस नहीं हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न ये है कि यदि एक वायु है उसके प्रतिरोध को शून्य माना जाए, अगर उसका रेजिस्टेंस है मतलब आपका वायु का रेजिस्टेंस है वो अगर जीरो है यानी कि वायु के कारण ऊर्जा है, ऊर्जा में कोई हानि नहीं हो रही है, तो आपका कोई पिंड अगर गिर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है वो क्या कहलाता है। अब देखिए मैंने कल आपको थ्योरी बताई थी, तब आपको ये बताया था कि मान लीजिए अगर कोई निश्चित हाइट पर कोई वस्तु है और अगर उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे गिराया जाता है ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है। और आपको ये भी बताया था कि डेल्टा ईपी, ठीक है, अगर आपको याद है तो बताया था डेल्टा ईपी प्लस डेल्टा ई के बराबर 0 होता है, ठीक है। और अगर हम इनको लिखते हैं इस प्रकार से, डेल्टा ईपी बराबर होता है आपका माइनस डेल्टा ई के, यानी कि अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा घटती है, यानी कि दोनों का जो आपका सम है ना हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यही आपसे पूछा है कि यदि किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग क्या कहलाता है, आपका ध्यान रखना है, फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। गाइस आप कंफ्यूज हो सकते हो सर मैकेनिकल एनर्जी इसका आंसर होना चाहिए था ना, तो देखिए गाइस ऑप्शन में है ही नहीं कि मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए। अगर ऑप्शन में होता ना कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या होता है तो फिर हम बोलते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा या आपका मैकेनिकल ऊर्जा होती है। लेकिन जब किसी पिंड को गिराया जाता है ना तो ध्यान रखना है कि उसकी एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों का योग क्या आपके रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, चेंजेस नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा आपका टिपिकल है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है गाइस, ठीक है, नहीं तो फिर आपके समझ नहीं आएगा। इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिसको आपको स्पेस मिल सके और इसको आपको समझा सको। पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपसे ऐसे बोल रहा है कि 2 मीटर की एक आपकी चेन है, ठीक है, चेन आप जानते हैं कोई सी चेन आप ले सकते हैं, 2 मीटर लंबी एक चेन है और उसको टेबल पर रखा गया है, ठीक है। अब टेबल पर इस प्रकार से रखा गया है कि 60 सेंटीमीटर जो भाग है इसका वो टेबल के कोने से लटक रहा है। मान लीजिए ये आपकी कोई टेबल है, कोई बेंच है, इस पर मैंने एक चेन है, मान लीजिए चेन कुछ इस प्रकार से होगी, उस चेन को मैंने ऐसे रख रखा है कि चेन का आपका कुछ भाग है वो नीचे लटक रहा है और कुछ भाग है वो आपका ऊपर रखा गया है। तो मान लेते हैं कि जो चेन का ये वाला भाग है ना इसकी लंबाई है आपका 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको बोला है कि टोटल है वो आपकी 2 मीटर है। तो सीधी सी बात है जो ये वाला भाग है आपको जानते हैं कि 1 मीटर होता है, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 60 सेंटीमीटर ये वाला भाग लटका हुआ है ना। तो देखिए इस चित्र को मैं थोड़ा सा और अच्छा सा बना दूँ जिसको आपको ना और चीज़ें समझ आ सके बेहतर तरीके से। देखिए ठीक है, अब देखिए अब मान लीजिए आपकी जो चेन है वो इस प्रकार की चेन है, ठीक है। अब इस चेन का जो भाग है आपका 60 सेंटीमीटर भाग है वो यहाँ देखिए ऐसा लटका हुआ है नीचे की ओर, जबकि यहाँ पर देखिए 100 आपका बचा कितना, 140 सेंटीमीटर बच गया ना, वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इतनी आपको जानकारी दे रखी है। आगे आपको दे रखी है यदि चेन का कुल द्रव्यमान है 4 किलो। अब देखिए अगर ये जो चेन है ना अगर उसका द्रव्यमान 4 किलो है तो अगर हम बात करें कि नीचे जो चेन लटक रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो इसका कितना भार होगा। तो देखिए 60 आपका टोटल आपका 60 है वो बाहर लटक रहा है, जबकि टोटल है कितना 200 और इसका जो टोटल आपको बाहर दे रखा है 4 किलो। अगर इस हिसाब से हम निकालने की कोशिश करें तो इधर देखिए 20 को भाग लगाएंगे 4 से, ये आपका आ जाएगा 50, ये 500 6/5 किलो, यानी कि आपका जो चेन का लटका हुआ भाग है ना वो 6/5 किलो आ गया, ठीक है, जो नीचे लटका हुआ हिस्सा था वो। अब देखिए आपको क्या बोला है, यदि टेबल पर आपकी पूरी चेन रखी गई है
उसको अगर हम खींचना चाहते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो देखिए इससे ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वस्तु है ना वो आपकी जो चेन है वो यहाँ पर एक टेबल पर रखी गई है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी चेन है ना वो पूरी नहीं है ना, तो उसकी देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो फॉर्मूला लगेगा, आपका जो कार्य होगा वो आपका स्थितिज ऊर्जा ही होगा mgh, ठीक है। m आप जानते ही है, m का मान आपको लेना है 6/5 किलो, ठीक है, ये हमने हल कर लिया है। जी आपको लेना है 10, लेकिन हाइट का फर्क है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि हाइट है ना उसका 60 सेंटीमीटर भाग नीचे लटका हुआ है, लेकिन ध्यान ये करना है कि आपका जो लटका हुआ भाग है ना उसका आधा ही है ना, आधी चेन आपकी ऊपर की ओर है, मतलब कुछ चेन का भाग ऊपर की ओर है, तो इस वजह से उसकी जो हाइट है ना वो आधी, उसका द्रव्यमान है ना वो बिल्कुल बीच में काम करेगा, ठीक है। उसका द्रव्यमान है ना द्रव्यमान के अंदर बीच में काम करेगा, इसलिए हाइट है ना 60 सेंटीमीटर नहीं लेकर 30 सेंटीमीटर लेंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, तो हम कर देंगे 30 सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे 30/100, ठीक है। बस अब इसको हल करना है। देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। बचा कितना 6 3 18, 18/5, और 18/5 को आप हल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3.6 जूल। क्या आंसर आ जाएगा 3.6 जूल। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका टफ था, लेकिन ये आपका थोड़ा सा आपको समझना था। 3.6 का जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके कणों के बीच गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। देखिए ठोस, द्रव, गैस, देखिए 3 आपके होते हैं। ठोस में क्या होता है, आपके अवयवी कण होते हैं ना बहुत ही आपके पास होते हैं। द्रव में थोड़े से दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस में क्या होते हैं, गैसेस में आपके बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आपके अवयवी कण जब दूर दूर होते हैं ना तो इनमें आराम से मूवमेंट हो सकता है, इसलिए आपकी गति है ना आपके गैस वाले कणों के बीच में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गैस के कण होते हैं ना वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा कि गैस के कणों में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गति ऊर्जा होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न यह है, देखिए जब एक संपीड़ित स्प्रिंग है उसको छोड़ा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है। मैंने आपको बोर्ड पे क्वेश्चन समझाया था कि जब कोई स्प्रिंग है अगर उसको कॉम्प्रेस कर रखा है और तो उसकी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है ना हमेशा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। आपको ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए स्थिति में परिवर्तन होने के कारण उसमें जो ऊर्जा स्टोर हो जाती है ना उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है W = mgh, ठीक है ना, EP = mgh। अब देखिए हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वस्तु की हाइट जैसे बढ़ेगी, आपको पता है द्रव्यमान होता है फिक्स रहता है, जी का मान फिक्स रहता है, लेकिन हाइट होना जैसे जैसे वस्तु आपकी निश्चित आपकी जो ऊंचाई पर जाती है वैसे वैसे उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका मान लगातार इंक्रीमेंट होता रहता है। इसलिए हम बोलेंगे कि वस्तु की ऊंचाई जैसे बढ़ती जाएगी उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है सदैव धनात्मक होती है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसमें देखिए आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना उसका फॉर्मूला होता है 1/2 और mv²। अब देखिए m आप जानते हैं द्रव्यमान होता है और ये हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। और वेग है ना, देखिए वेग अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसमें देखिए इसका स्क्वायर कर रखा है। अगर वेग नेगेटिव भी होगा ना तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो हमेशा आपके पॉजिटिव होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है। मैंने आपको बोर्ड पे कल के वीडियो में बताया था पहले ही कि आपकी जो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है ना वो आपकी होती है किलोवाट घंटे, KWH, ठीक है, किलोवाट आवर्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 किलो भार की एक आपकी लोहे की गेंद है और 3 किलो भार की आपकी एल्युमिनियम की गेंद है, ठीक है। उनको 20 मीटर की ऊंचाई से आपके गिराया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जब वे आपके 10 मीटर की ऊंचाई पर होंगी तो उनमें से कौन सी राशि आपके समान होगी, ये आपको पूछा है, ठीक है। कौन सी आपकी, देखिए अब देखिए गाइस अगर हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की तो देखिए गतिज ऊर्जा कैसे निकलती है। गतिज ऊर्जा निकलती है 1/2 mv², ठीक है। अब देखिए m क्या है, अलग अलग है, इसलिए आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी, इसलिए ये तो समान नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है mgh, इसमें देखिए m आ गया। m क्या होता है, मास, मास अलग अलग है इसलिए ये भी आपका अलग अलग होगा। संवेग क्या होता है, संवेग होता है P = mv, यहाँ भी देखिए m आ गया तो m से आपका संवेग अलग हो जाएगा। लेकिन त्वरण होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण, आपको जानता है त्वरण है ना वो तो सेम ही रहेगा। भाई आपकी कोई वस्तु अगर ऊपर से गिराई जाती है ना तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है और उसका मान आपको
आपको पता है 9.8 या फिर 10 मान सकते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की कोई वस्तु है ना, उन पर त्वरण क्या होता है, समान होता है। जो कि आपका गुरुत्वीय त्वरण लगता है उसका मान क्या होता है, आपका लगभग समान होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही आपका रिपीट हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये आपके बहुत सारे रिपीट हुए हैं, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो मैंने एक कॉमन ले लिया है। आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है कि संवेग को 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का संवेग है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि संवेग और गतिज ऊर्जा पर क्या, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो कल मैंने आपको बताया कि आपका गतिज ऊर्जा होते हैं ई के, वो आपके p²/2m के बराबर होती है, अगर आपको पता है तो। अब देखिए, p होता है ना, वो आपका संवेग ही होता है। अगर संवेग को 3 गुना कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3p, और 3 फिर का होल स्क्वायर करेंगे और 2m, तो 3p का होल स्क्वायर करेंगे 9p² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9p²। इसलिए पहले का कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा होती है, पहले की कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। लेकिन गाइस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार ना प्रश्न क्या दिया जाता है, आपको ऐसा पूछ ले जाता है कि भाई गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रश्न ऐसे नहीं पूछता कितना गुणा हो गया पहले का, प्रश्न ये पूछता है कि मतलब पहले से कितना वृद्धि हुआ है। तो देखिए, पहले x था, मतलब मान लीजिए, और अब 9x हो गया, तो कितना बढ़ा है, 8x। ध्यान रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि पहले से 800% इंक्रीज हो गया है। ऐसे प्रश्नों में ये वाला टिक करना है। अगर प्रश्न में ये पूछे कितना परसेंटेज बढ़ा है, अगर ये नहीं पूछे ना कि कितना गुणा हो गया है, तो फिर आपको ये करना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है संख्या चेंज करके। गाइस इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपको बोला है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कितने गुना हो जाएगी। और यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होकर इस प्रकार भी आया है कि संवेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको दोनों ही तरीके बताता हूं। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी में पूछा है और आपको संवेग के बारे में पूछा है, तो देखिए आपसे बोला है कि उसका वेग है ना, पहले का 2 गुना हो गया, मतलब जो वेग है वो हो गया पहले का 2 गुना, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं इसकी गतिज ऊर्जा की, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv²। अब देखिए v क्या हो जाएगा, 2v, तो क्या हो जाएगा 1/2 m, और v क्या हो जाएगा 2v, और 2v का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा 4mv²/2। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा तो होगी पहले की 4 गुना, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा आपसे पूछे, गतिज ऊर्जा पहले कितनी हो गई, पहले की हो जाएगी 4 गुना। बात करते हैं संवेग की। संवेग होता है p बराबर mv। क्या होता है, p बराबर mv। अब देखिए m आपका सेम ही है, v क्या हो गया 2 गुना, तो 2v। तो देखिए आपका p बराबर हो जाएगा 2mv, यानी कि संवेग क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, पहले का 2 गुना। तो आपको प्रश्न में ये देखना है क्या पूछा है। तो प्रश्न में हमसे पूछा था कि आपका गति ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा, गति ऊर्जा 4 गुना, और संवेग क्या हो जाएगा, पहले का 2 गुना, ठीक है। इसी प्रकार से कोई सा क्वेश्चन हो, 3 गुना करे, 4 गुना करे, उन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न ये कि 20 किलो भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण किया गया कार्य कितना है। देखिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य किया जाता है ना, वो हमेशा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, W बराबर mgh के बराबर होता है, ठीक है। देखिए m का मान दे रखा है कितना, 20 किलो, g का मान आपको दे रखा है प्रश्न में 10, और आपको h का मान दे रखा है 2। तो क्या आंसर आ जाएगा 20 × 2 40 और 10 400 जूल। क्या आंसर आ जाएगा 400 जूल है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि आपके 20 किलो की वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई पर उतारने में 400 जूल कार्य करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो इसका नया रेखीय संवेग क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। देखिए गाइस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको देखिए काइनेटिक एनर्जी का पता बोल रखा है, काइनेटिक एनर्जी पहले की 256 गुना हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी पहले की 256 गुना हो गई ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², ठीक है। अब देखिए 1/2 m तो सेम रहता है, चेंज किसमें हुआ है, केवल v में, ठीक है। तो देखिए पहले जितना v1 था ना उसका रूट ले लेते हैं, और पहले जो v2 है उसका रूट ले लेते हैं, और देखिए v² होता है, इस प्रकार से हम ले लेते हैं। देखिए पहले का कितना हो गया 256, तो ये तो पहले था 1 और ये आपका 256। अब देखिए अगर इसकी बात करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 1 और 256 को निकालेंगे आ जाएगा 16, ठीक है। तो देखिए यानी कि आपकी
वेग है ना पहले का कितना हो गया 16 गुना, ये आपसे बोला है कि वेग है ना पहले का 16 गुना हो गया। तो देखिए संवेग क्या होगा, संवेग होता है P बराबर mv। संवेग क्या होगा P बराबर mv, तो m इंटू 16v, तो आपका संवेग क्या हो जाएगा पहले का 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि संवेग हो जाएगा मोमेंटम 16 गुना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 5 किलो द्रव्यमान की और 10 किलो द्रव्यमान की दो गेंदें हैं। ठीक है, और आपको दे रखा है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो समान है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है आपका सत्य है, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कौन सा स्टेटमेंट है सत्य है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको पहला दे रखे गतिज ऊर्जा होती है वो निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती, भाई गति पर निर्भर करती गति ऊर्जा, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा 5 किलो की द्रव्यमान की गेंद है वो तेज चल रही है। देखिए बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए आपको दे रखे कि एक वस्तु का द्रव्यमान है वो आपका 5 किलो है, दूसरे का 10 किलो है, और इनकी जो आपकी गति ऊर्जा है ना वो आपके समान है। तो देखिए गति ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv² और 1/2 mv² कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1/2 m का मान दे रखा है 5 किलो इंटू v² बराबर 1/2 5 आपका 10 इधर आ जाएगा 10 और v²। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 5v1² और इधर बचेगा 5 वो आपका 10 ठीक है, इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा v1² बराबर 2v2²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर v1² है ना वो आपके 2v1 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब v1 का मान क्या है, ज्यादा है, v1² इज ग्रेटर देन v2²। ठीक है, इसलिए v1 इज ग्रेटर देन v2। इसलिए ध्यान रखना कि v1 है, v1 क्या होता है 5 किलो वाली द्रव्यमान का वेग, वो आपका ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है ना वो इसका स्टेटमेंट है, वो आपका बिल्कुल सही है, और यही पूछा है कौन सा आपका कथन है वो आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सत्य है। अगला प्रश्न है कि 2 किलो की एक वस्तु है ऊपर की ओर फेंकी जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा है वो आपको ज्ञात करनी है कि इसकी गतिज ऊर्जा है वो कितनी। तो देखिए जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है ना तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस पर गति के रूल का नियम लगता है। ठीक है, अब देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं। आपका पहला जो होता है v बराबर u प्लस at होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु ऊपर की ओर फेंक जाती है ना तो आपका ये जो कार्य होता है ना त्वरण होता है वो आपके गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जाता है, इसलिए a बराबर -g होता है। ठीक है, ये आपको मैं आपकी गति के नियम पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ मोशन तभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर a है ना वो -g हो जाएगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर u - gt बन जाएगा। तो देखिए अंतिम वेग निकाल लेते हैं। v बराबर u आपको दे रखा है 20, जी आपको 10 दिया हुआ है या नहीं दिया तो मान लेंगे, और टी आपको 2 सेकंड दे रखा है 2। तो देखिए 20 में से 20 जाएंगे 0, यानी कि v का मान आ गया 0। और आपसे पूछा है कि गति ऊर्जा क्या होती है, गति ऊर्जा होती है 1/2 mv²। v का मान अगर 0 है तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी 0। आंसर आ जाएगा इसका 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। यदि किसी वस्तु की गति ऊर्जा 120 जूल है तो इसका द्रव्यमान 15 किलो है, इसका वेग ज्ञात कीजिए। देखिए 1/2 mv², इसका मान दे रखा है 120। ठीक है, देखिए 120 2 को अगर मैं इधर भेज दूंगा ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा mv² बराबर 240। ठीक है, देखिए m का मान आपको दे रखा है 15 किलो, 15 इंटू v² बराबर 240। ठीक है, देखिए 15 इंटू आपका v² बराबर 240। v² अगर ज्ञात करेंगे तो 240 और इसमें भाग लगा देंगे 15 का। ठीक है, तो आपका जो याद आएगा 16। ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो v बराबर क्या आ गया, v बराबर आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 0.5, तो ये देखिए इस प्रकार से करेंगे कि m1u1 प्लस m2u2। देखिए 0.5 इंटू आपका 2 प्लस 1 किलो 1 इंटू आपकी स्थिर वस्तु है उसका आपको दे रखा है 0, और m1 m2 यानी कि आपका 0.5 प्लस 1 और v इस प्रकार से। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2.5v, इधर वाला ये हो जाएगा 1.5v और इधर हो जाएगा 0.51, यानी कि 1 बराबर 1.5v। और यहाँ से अगर v का मान निकालेंगे 1/1.5 तो v बराबर आ जाएगा 1/1.5। ठीक है, इसको अगर हल करें अब इसको देखें 3/2 और इसको हल करें 2/3, यानी कि v का मान जो आया हमारे पास, v का मान आ गया 2/3। अब देखिए आपसे पूछा है कि टक्कर में ऊर्जा की हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपकी गतिज ऊर्जा हानि होगी, सीधी सी बात है टक्कर कर रही है। तो देखिए 1/2
एम वी स्क्वायर इस प्रकार से निकालेंगे माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर में पहले जो ऊर्जा थी उसमें से अंतिम ऊर्जा निकाल देंगे। तो देखिए 1/2 पहले कितनी थी एम यानी कि अकेली वस्तु थी जिसका मान आपको दे रखा है 0.5 किलो की, और उसका वेग कितना था आपको दे रखा है 2, ये स्क्वायर कर देंगे माइनस, जब आपकी टक्कर हुई तो दोनों वस्तुएं साथ मिल जाएंगी 1/2 एम, अब जोड़ देंगे दोनों को यानी कि 0.5 + 1, ठीक है, और v यानी कि उनका वेग अभी हमने निकाला 2/3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे इस तो हल करने पर आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 0.67 जूल, ठीक है। इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा 0.67 जूल। अगला प्रश्न है कि एक 12 किलो की वस्तु है, जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, इसकी अगर स्थिति ऊर्जा आपके 600 जूल है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपकी स्थिति ऊर्जा का मान दे रखा है mgh का मान, mgh का मान आपको दे रखा है 600 जूल, m का मान आपको दे रखा है 12 किलो, g का मान दे रखा है 10, हाइट का मान आपको याद करना है, ये आपको दिया है 600, ये 0 से ये 0, 12h बराबर आपका आ जाएगा 60, 12h बराबर क्या आएगा 60, तो h बराबर क्या आ जाएगा 5 मीटर, क्या आ जाएगा 5 मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है आपका सत्य है, यानी कि ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला, ऊर्जा एक भौतिक पदार्थ नहीं है, ये आपका कथन गलत। आपका अच्छा, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है, भाई भौतिक पदार्थ नहीं है। दूसरा, आपको दे रखा है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है, ऊर्जा जो होती है वो आपका कार्य करने की क्षमता ही होती है, ठीक है। तीसरा, रूपांतरण के दौरान जो आपकी ऊर्जा की हानि होती है वो निर्वात में जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा की हानि होती है ना तो वो घर्षण ऊर्जा के रूप में, ध्वनि ऊर्जा के रूप में इस प्रकार से आपकी चली जाती है, निर्वात में नहीं जाती। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है ना वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही m द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसकी गति ऊर्जा 25 जूल है, यदि इसकी गति को अब हमने 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी नई गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहले तो हम इस जो वैल्यू दे रखी है उससे हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि आपका जो वेग दे रखा है v आपको दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और आपको m द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, और उसकी गति ऊर्जा आपका 25 जूल दे रखी है, मतलब 1/2 mv² बराबर 25 जूल दे रखी है। तो 1/2 m और v का मान दे रखा है कितना आपको 5, तो ये आपका 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे और ये आपका 25 हो जाएगा, ये 25 से 25 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m का मान आ गया 2, तो m कितना आ गया, m बराबर आ गया 2, ठीक है। अब आपको क्या बोले कि यदि इसकी गति को 2 गुना कर दिया, मतलब इसकी स्पीड है वो बढ़ा दी, पहले स्पीड कितनी थी 5, तो अब कितनी होगी 2 गुनी मतलब 10। तो देखिए अब से पूछे नई गति ऊर्जा क्या होगी, नई गति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। तो देखिए 1/2 m का मान दे रखा है 2 और v करेंगे, v यानी कि इसका स्क्वायर 100, तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 100 जूल, क्या आंसर आ जाएगा 100 जूल है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। जब किसी 5 मीटर की आपकी कोई वस्तु है, अगर हमने उसका द्रव्यमान m है, गति ऊर्जा अगर 25 है, इसी गति को हमने 2 गुना कर दिया जाए तो अब जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 100 जूल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 3 किलो की एक द्रव्यमान की आपकी बंदूक है, उससे 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली चलाई जाती है, तो इसका बंदूक का प्रतिघाती वेग क्या होगा। देखिए गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बंदूक जब चलाई जाती है ना तो बंदूक से गोली आगे की ओर जाती है, लेकिन एक आपके रिवर्स बल लगता है बंदूक के ऊपर जो उसे पीछे की ओर धकेलता है। तो गाइस होता क्या है, ये जो नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित होता है, न्यूटन गति का थर्ड लॉ, और वहां पर संवेग संरक्षण की पालना होती है, मतलब m1v1 बराबर m2 v2। अब देखिए m1 क्या है, m1 आप किसी को मान सकते हो, मतलब m1 अगर आपने बंदूक को माना है तो वेग भी बंदूक का मानना है, m2 अगर गोली यानी बुलेट को माना है तो v2 भी आपको बुलेट का ही मानना है। देखिए m1 में मान लेते हो बंदूक, तो 3 गोली बंदूक है, उसका वेग आपको दिया नहीं है, वेग ज्ञात करना है, और बराबर गोली है उसका वेग दे रखा है 180 और गोली का द्रव्यमान है 40 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 18 चौक 72, 72/10 बराबर 3v, तो 3v बराबर 72/10, ठीक है। तो देखिए v का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए 72/30 आ जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे 72 में आ जाएगा 24/10, तो भाग लगाएंगे 10 का 2.4, तो आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना है 2.4 तो आएगा लेकिन हमेशा माइनस का आएगा, क्योंकि बंदूक पर प्रतिघाती वेग लगता है, ध्यान रखना बंदूक रिवर्स पीछे को रटती है, तो आंसर आ जाएगा -2.4 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर आपके मुक्त रूप से जब कोई वस्तु गिराई जाती है तो कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए कोई वस्तु आपको ऊपर से नीचे को गिराई जाती है ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रारंभ में जब यहाँ से वस्तु गिराई जाएगी इसकी गति ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी शुरुआत में, लेकिन जैसे वस्तु नीचे की ओर आती जाती है ना, इसकी काइनेटिक ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा लगातार घटती जाती है। देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला आपको बोला है कि गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपकी गतिज ऊर्जा लगातार इंक्रीज होती रहती है। दूसरी, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है, दूसरा गलत है। गति ऊर्जा में कमी होती है, ये भी गलत है, और ये आपका और भी खतरा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब वस्तु को ऊपर से नीचे को गिराएंगे तो गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई लड़का गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा छोड़ता है तो जो गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है, तो बताइए इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। तो गाइस आपको ध्यान रखना है जब किसी वस्तु की हाइट बढ़ती है ना तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका स्थितिज ऊर्जा होती है ना W बराबर, वो आपकी होती है mgh। तो हाइट का मान लगातार बढ़ता है ना, गुब्बारा जब ऊपर जाएगा तो ध्यान रखना उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु जो ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी जाती है वह अधिकतम h ऊंचाई पर जाती है और ऊंचाई पर जाने के दौरान h/4 ऊंचाई पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए आपको बोला कि ये आपकी कोई वस्तु है जिसको हमने ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, ऊपर की ओर फेंका और मान लीजिए ये h ऊंचाई पर गई, तो h ऊंचाई के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये 100 मीटर की ऊंचाई है, टोटल h ऊंचाई। ठीक है, अब आपसे बोले कि जब हमने इसको फेंका तो h/4 मतलब 1/4 मतलब यहाँ 25 मीटर की दूरी पर, h/4 मतलब 25 मीटर की दूरी पर यहाँ पर आपका कौन सी ऊर्जा ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बार बार ये समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो शुरुआत में यहाँ पर देखिए हाफ कहाँ होगी, बिल्कुल बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा तो क्या होगी आपकी बहुत ही कम होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर यानी कि 1/4 h पर यहाँ पर, ठीक है, 1/4 ऊंचाई पर आपकी जो गति ऊर्जा होनी है वो आपकी बहुत कम होगी, है ना, वो आपकी गति ऊर्जा होगी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट है ना वो आपका सही होगा कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। बाकी आपका और स्टेटमेंट है आपके सारे गलत हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या आपका क्या होगा, कम होगा, गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, वो आपको दे नहीं रखा, पहला स्टेटमेंट सही होगा। अगला प्रश्न है कि किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली की गतिज ऊर्जा कैसी होती है। तो आपको गाइस हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो बंदूक है ना, बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो बंदूक में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, इसलिए उसका संवेग है ना वो ज़्यादा होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो बंदूक होती है ना, बंदूक में क्या होता है कि बंदूक का द्रव्यमान होता है, इसलिए वो रिवर्स बहुत कम बढ़ती है, लेकिन जो गोली होती है ना, गोली में गतिज ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए गोली है बहुत दूर तक जाती है, लेकिन बंदूक हल्का सा झटका महसूस करते है पीछे की ओर। तो आपसे ये पूछे कि गोली जब दागी जाती है ना तो गोली की गतिज ऊर्जा कैसी होती है। तो ध्यान रखना गोली की गतिज ऊर्जा हमेशा बंदूक की तुलना में ज़्यादा होती है। बंदूक थोड़ी सी पीछे हटती है लेकिन गोली बहुत ही तेज आगे की ओर जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझेंगे और इसका भी आंसर हम देखेंगे। देखिए आपको ये बोल रहा है कि 2 किलो का एक ब्लॉक है, ठीक है, ये 2 किलो का कोई ब्लॉक है, कोई भी आप बॉक्स मान लीजिए 2 किलो का, ठीक है, ये आपके 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समांतर सतह पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, यह एक स्प्रिंग पर गिरता है, ठीक है, ये आपका जो पत्थर है या कुछ में है वो स्प्रिंग के ऊपर गिरता है और स्प्रिंग के ऊपर तब तक प्रेशर डालता है जब तक आपका इसकी गतिज ऊर्जा है वो 0 नहीं हो जाए। यदि घर्षण की जो मात्रा लग रही है, फ्रिक्शन, वो आपके 15 न्यूटन लग रहा है और स्प्रिंग नियतांक है वो आपको 10,000 न्यूटन दिया हुआ है, तो स्प्रिंग में कितना विस्थापन होगा गाइज, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए इस प्रश्न को वैसे करेंगे कि देखिए आपका जो ब्लॉक है ना वो स्प्रिंग के ऊपर जब दबता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग के ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब किसी स्प्रिंग के अंदर संपीड़न होता है ना, तो स्प्रिंग के अंदर जो संपीड़न होता है उसमें जो स्थिति स्टोर होती है वो आपके 1/2 kx² के बराबर होती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि प्रारंभ में एक आपका ब्लॉक है वो लुढ़क रहा है, उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें आपकी है गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न में आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो आपकी खत्म हो रही है, लेकिन गतिज ऊर्जा आपके चेंज हो रही है स्प्रिंग की संपीड़ित ऊर्जा के अंदर। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे कि जो गतिज ऊर्जा है ना, पहले वो आपके स्प्रिंग के अंदर
स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 mv² है उसको हम बराबर कर देंगे 1/2 kx² के। यानी कि आपका जो पहले ब्लॉक था ना, वो ब्लॉक आपके ब्लॉक के अंदर जो आपकी गतिज ऊर्जा थी वो आपके स्प्रिंग को संपीड़ित करने में चली गई, इसलिए 1/2 mv² बराबर 1/2 kx² के बराबर हो जाएगा। देखिए 1/2 m का मान आपको दिया हुआ है, m का मान है 2 किलो, v का आपको दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बराबर 1/2 k होता है स्प्रिंग नियतांक जो आपको दे रखा है 10,000, ठीक है, इंटू आपका x², x तो हमको ज्ञात ही करना, मतलब कितना विस्थापन हुआ 1/2 से 1/2 गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का मान निकलेगा क्या 32/10,000, क्या जाएगा x का मान आ जाएगा 32/10,000 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसको हम सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो देखिए इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए इसको 3200 कर देंगे, 3200/10,000 करेंगे, है ना, 3200 आपके 3200/10,000, तो देखिए तो 3200/10,000 आपका आएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो आंसर लगभग आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है 5.5 सेंटीमीटर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्य करने की दर आपकी कहलाती है, आपको पता होना चाहिए शक्ति यानी कि पावर, ठीक है। अब हम करेंगे शक्ति वाले प्रश्न, ध्यान रखना है। अब जो हम प्रश्न करेंगे वो शक्ति वाले प्रश्न करेंगे, ये हमने जो कार्य किए हैं सारे के सारे एनर्जी वाले किए हैं। अब हम करेंगे शक्ति वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि एक 10 न्यूटन का और एक 5 न्यूटन का दो बल है एक ही दिशा में लग रहे हैं, ठीक है, तो उन पर कार्यरत कुल बल है ना उसका मान क्या होगा। वैसे गाइस ये जो आपका क्वेश्चन है ना वो बल का है, मतलब फोर्स का है, लेकिन ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो दे रखा है कि 10 न्यूटन के और आपको 5 न्यूटन के दो बल है, वो आपके एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब आपके दो बल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका जो परिणामी बल होता है ना वो आपके होता है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 11th का फिजिक्स का, उसका फॉर्मूला होता है कि √f1² प्लस आपका f2² प्लस 2 × f1 × f2 और cos थीटा। अब देखिए गाइस आपको क्या दिया है कि एक ही दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0 इसका मतलब क्या है cos 0, तो cos 0 बराबर होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा √f1² प्लस f2² इंटू प्लस आपका 2 × f1 × f2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए f1 की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 प्लस f2 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 2 × f1 2 × 10 × 5, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 प्लस 25 25 प्लस ये आपका आ जाएगा देखिए 100 और 225 √225 आ जाएगा, और √225 का मान आपको पता होना चाहिए 15 होता है, ठीक है। तो 15 न्यूटन है इसका राइट आंसर आ जाएगा, 15 न्यूटन है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऊपर कम से कम गाइस 15 से 20 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी भर्ती में पूछे गए हैं, संख्या चेंज कर करके, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को डाउट में पूछा था, ठीक है। तो देखिए एक लड़का है जिसका द्रव्यमान 40 किलो है और वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति आपको ज्ञात करनी है। देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, शक्ति। देखिए शक्ति होती है P बराबर W/T, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका व्यक्ति है वो 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, मतलब हाइट चेंज हो रही है। तो जब भी हाइट चेंज होती है ध्यान रखना है उसकी स्थितिज ऊर्जा में चेंज होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा mgh अपॉन, और T पहले ही था तो देखिए mgh अपॉन T, तो हल कर लीजिए। m का मान दे रखा है 40 किलो, g का मान आपको दे रखा है आपका 10 दे रखा है, और h देखिए आपका 50 सीढ़ियाँ हैं और एक सीढ़ी की ऊंचाई दे रखी है आपका कितनी, आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, 15/100 कर देंगे, और t आपको पहले दे रखा है, t आपको दे रहा है कितना 10 सेकंड। इसको हल करना है, देखिए 0 0 0 0, ठीक है। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे ना गाइस, ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा, और हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आपके लगभग आंसर आएगा 300 वाट, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आपको हल कर लीजिएगा और इसका आंसर आएगा 300 वाट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है ना आपके लगातार संख्या चेंज होकर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मतलब आपका वजन चेंज कर दिया, टाइम चेंज कर दिया, और ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार आया है ग्रुप डी भर्ती 2018 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जैसे एक और क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने एक और ले लिया है और हम बेहतर तरीके से समझा हुआ है। देखिए आपको वही दिया है कि 50 किलो का एक लड़का है वो 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है आपको 16 सेमी दे रखी है, इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति होती है P बराबर W/T,
अब देखिए W है ना कार्य होता है, और कार्य क्या है, जब स्थिति आपकी स्थिति बदल रही है, मतलब आपकी जो देखिए लड़का है वो सीधे चढ़ रहा है, मतलब ऊंचाई में चेंज हो रहा है, तो ध्यान रखना W हमेशा लेना है mgh स्थितिज ऊर्जा। तो बटे टी पहले ही है, m का मान दिया है 50 किलो का लड़का है, g बराबर दे रखा है 10, h आपको दे रखी है भाई, आपको टोटल 45 सीढ़ी चढ़ता है, एक सीढ़ी की ऊंचाई है 16, बटे हल करेंगे 100, ये काटेंगे 2 से और 2 से काटेंगे 8, ठीक है, और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज इसका जो आंसर है, ठीक है, इसको हम इसका जो आंसर है वो आप कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 360, ठीक है, इसका आंसर आएगा 360 वोट, आंसर आ जाएगा 360 वाट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 40 न्यूटन भार की एक लड़की है, 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में एक रस्सी पर चढ़ जाती है, तो बताइए वह कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। ठीक है, थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है लेकिन बड़ा सिंपल सा। देखिए आपको शक्ति दे रखी है, पी का मान दे रखा है 160 वाट, ठीक है, आपको टाइम दिया गया है कितना 20 सेकेंड, ठीक है, और आपको दे रखा है कि आपको देखिए भार दे रखा है, इसका भार दे रखा है आपका न्यूटन में, आपको भार भी दिया हुआ है, ठीक है। भार क्या होता है W बराबर mg, ठीक है, वेट W बराबर mg का मान दे रखा है 40 न्यूटन। अब देखिए हम जानते हैं, देखिए आपका P अभी हमने देखा था, P बराबर होता है mgh अपॉन t। तो देखिए हाइट आपसे पूछिए, हाइट याद करना, तो हाइट वाला देखिए इस फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो pt अपॉन mg ये हो जाएगा। P का मान आपको याद रखा है, P का मान आपको दे रखा है 160, T का मान कितना दे रखा है आपको, T का मान दे रखा है आपका 20 और mg का मान दे रखा है 40। तो 40 से इसको उड़ाएंगे 4 पर और 4 इंटू 2 करेंगे, है ना, 4 इंटू 2 इसको करेंगे तो 80, ठीक है, 80 मीटर, 80 नहीं 8 आएगा, ठीक है, इसको हम काटेंगे 40 इंटू 4, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 8, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा तो 80 मीटर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें तो गाइज आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर कोई भी कोई आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट कराना है, कोई कमी रह गई आज ये सेशन में, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज बहुत सारे कमेंट आते हैं पीडीएफ से रिलेटेड, तो देखिए पीडीएफ का भी इश्यू आपका, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा इस सेशन की, जैसे पहले फिजिक्स की करवा देंगे एक साथ, फिर केमिस्ट्री की और फिर बायोलॉजी की। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म का। तो जो भी स्टूडेंट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देना चाहते हैं, वहां से आप एनटीपीसी का और ग्रुप डी के लिए मिनी टेस्ट डेली होता है, उसको आप दे सकते हैं। 31 दिसंबर 2020 तक मिनी टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी पीडीएफ इंपोर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि इंपोर्टेंट डे भी, एक साल में कौन कौन से दिन आते हैं जो कि इंपोर्टेंट होते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर के लेटेस्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन की स्टूडेंट है उनको आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश वर्जन की बहुत सारी पीडीएफ प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कोई आपका सजेशन है इस वीडियो के थ्रू तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।